चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि बेटा हमें अगला चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में मैं पहले एक बार थोड़ा सा चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में कुछ बातें बोल दूं। सर्कुलर मोशन का जो शुरुआती पोर्शन है, मतलब सर्कुलर मोशन का जो काइनेमेटिक्स है, वो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें समझने के हिसाब से। अगर एक बार हमें सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स अगर समझ में आ गई, तो उसके बाद उसकी जो मैकेनिक्स है वो तो ऐसा मान के चल लो कि एक तरह से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और वर्क पावर एनर्जी का रिवीजन है। इसी कारण से हम लोग सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा बाद में पढ़ाते हैं। अदरवाइज आपने अगर नोटिस किया हो तो एचसीवी के अंदर सर्कुलर मोशन पहले और वर्क पावर एनर्जी बाद में है। हम लोग बड़ा सर्कुलर मोशन को बाद में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसके जो अच्छे सवाल होते हैं, बढ़िया सवाल होते हैं, उसके अंदर बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से मान के चल लो कि जो चीज़ें हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ में या फ्रिक्शन में या फिर वर्क पावर एनर्जी के अंदर पढ़ी होंगी, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर जाकर अचानक से एप्लीकेबल हो जाएंगी और अच्छे अच्छे सवाल बन पाएंगे उन्हीं सारे सारे कॉन्सेप्ट से। तो इससे बच्चा थोड़ा रिलेट भी कर पाता है और ऑफ कोर्स है ना, उसे ऐसा लगता है कि मुझे अलग से रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब सर्कुलर मोशन के अंदर सारे के सारे वही कंसेप्ट्स लग रहे हैं तो वापस से न्यूटन्स लॉ देखने की क्या ज़रूरत है, वापस से फ्रिक्शन या फिर वापस से वर्क पावर एनर्जी देखने की कहाँ मुझे कोई ज़रूरत है। तो इसलिए थोड़ा सा सर्कुलर मोशन को अपन बाद में पढ़ाते हैं। मैं फिर से इस बात को बोलूँगा कि ऐसा मान के चल लीजिए कि पहले जो 2 या 3 लेक्चर जो सर्कुलर मोशन के हैं वो उसके काइनेमेटिक्स के हैं। और काइनेमेटिक्स हो सकता है कई बच्चों को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट हैव पेशेंस, है ना। मैं तो बड़ा बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से, धीरे धीरे पढ़ाऊँगा। तो हो सकता है कि हल्की फुल्की आपको बोरियत भी महसूस हो, बट मेरा एम आपको बोर करना नहीं है। मेरा एम तो ये है कि आप एक बार उस काइनेमेटिक्स के साथ दोस्ती कर लो। अगर आपने सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स के साथ अगर दोस्ती कर ली तो मेरा काम तो वही निपट गया। उसके बाद तो वही न्यूटन्स लॉ, वही वर्क पावर एनर्जी, वही टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, वही नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सब बातें वो की वो है। उसके बाद हमारी लाइफ बहुत चिल हो जाएगी। तो मेरा थोड़ा सा समय जो है वो काइनेमेटिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। चलिए, मैं एक बार सर्कुलर मोशन का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सर्कुलर मोशन जो है वो बड़ा एग्जैक्टली वैसा तो नहीं है जैसा सर्कल हम लोगों ने मैथमेटिक्स में डिफाइन किया था। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर हल्का सा डिफरेंस है, यहाँ पर हल्का सा डिफरेंट है। सुनिए बेटा, ये मान लीजिए आपके पास कोई सर्कल है। इस सर्कल का जो सेंटर है ये बड़ा एक डायमीटर, ये आपके पास दूसरा डायमीटर, दोनों डायमीटर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बड़ा मैं उसे सेंटर बोल रहा हूँ, बड़ा दिस इज सी। और इस सेंटर के अबाउट कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है। लेट्स से बड़ा ऐसे जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके पास लेट्स से बड़ा वेलोसिटी है v। इस पार्टिकल के और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है बड़ा आपके पास वो r है। नाउ अगर p पार्टिकल एक प्लेन में इस तरह से मूव करे कि किसी पॉइंट c के अबाउट उसकी डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहे। दो बातें बोली बेटा, एक तो है कि प्लेन में मूव करे, 3D में नहीं। अगर 3D में मूव किया तो फिर तो स्फीयर पे मूव कर जाएगा, ठीक है। 2 डायमेंशनल मोशन हो p का इस तरह से कि किसी पॉइंट से इसकी दूरी हमेशा सेम रहे, फिक्स रहे, तब मैं कहूँगा कि मोशन ऑफ p इज सर्कुलर विथ रेस्पेक्ट टू c। c के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का मोशन सर्कुलर है। c वाला जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे भी हो सकता है, वो मूव भी कर सकता है, लेकिन c के रेस्पेक्ट में p जो है वो सर्कुलर मोशन करेगा अगर c और p के बीच में डिस्टेंस फिक्स है और p एक ही प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बेटा मान लीजिए कि कोई गाड़ी सामने की तरफ जा रही है और गाड़ी में जो रियर व्यू मिरर होता है ऐसे ऊपर लटका हुआ, उसके नीचे बेटा मान लीजिए कोई ना कोई अपने मूर्ति लटका रखी है, ठीक है। तो जो मूर्ति लटका रखी है बेटा मान लीजिए कि वो ऐसे 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 मूव कर रही है। अब जिस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है उस पॉइंट से अगर ध्यान से देखो तो इस मूर्ति का जो पोजीशन है वो डिस्टेंस ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। हाँ, जो सेंटर है जिसके अबाउट इसका मोशन था वो वाला बड़ा पॉइंट रेस्ट पे थोड़ी, वो लगातार आगे जाया जा रहा है। वो तो गाड़ी के अंदर है, वो तो जैसे जैसे गाड़ी आगे जा रही है वो वाला पॉइंट भी लगातार आगे जा रहा है। लेकिन उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर उस मूर्ति की अगर डिस्टेंस फिक्स है और वो अगर एक 2D के अंदर मूव कर रही है उसके रेस्पेक्ट में, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस मूर्ति इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अबाउट दैट
हिंज या बड़ा जो पॉइंट है जिसके ऊपर ऐसा ऐसा काम हो रहा है। सर्कुलर मोशन के लिए मस्ट नहीं कि पूरा पूरा सर्कल कंप्लीट करें, कोई पार्टिकल अगर यूं मूव कर रहा है तो हम उसके लिए भी कह सकते हैं कि एक तरह से आपका सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन। ठीक, तो मैं बेटा 2-3 बातें बोल दूं। पहला, इफ ए पॉइंट P is moving in a plane such that its separation from a point C is always fixed या फिर is always constant, then we say that P is performing circular motion about point C. पॉइंट C के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रही है। अब इसमें हम C वाला जो पॉइंट है उसको सेंटर कहेंगे। C वाला जो पॉइंट है बेटा उसे हम सेंटर कहेंगे। C और P के बीच की जो दूरी है बेटा उसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे और उसे हम रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन कहेंगे। C और P के बीच की जो दूरी है बेटा उसे हम रेडियस कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात हो, C के रेस्पेक्ट में P वाला पॉइंट ना तो नज़दीक आ रहा है ना दूर जा रहा है और C वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका मोशन सर्कुलर है। इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि C के रेस्पेक्ट में P के पास ना तो कोई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना कोई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, ना कोई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना कोई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि P वाले पॉइंट के पास जो भी वेलोसिटी है वो C और P को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर ये वेलोसिटी यूं होती तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ जाता, अगर ये वाली वेलोसिटी यूं होती तो बड़ा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आ जाता। C और P को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही बड़ा इस P पॉइंट के पास वेलोसिटी होनी चाहिए। तो आप एक बात बड़ा और लिख सकते हो, विथ रेस्पेक्ट टू point C, P must have velocity perpendicular to the line joining C and P। बड़ा C और P को जोड़ने वाला जो लाइन है हमेशा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, कंफर्म सी बात। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से यहाँ तक की थोड़ा सारी बातें आपको समझ में आई गई होंगी। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इज, अब बेटा कुछ मुझे टर्म्स वगैरह डिफाइन करनी है, उन टर्म्स के साथ हमें थोड़ी थोड़ी दोस्ती करना स्टार्ट करना पड़ेगा। बेटा फिर से मैं एक सर्कल दिखा रहा हूँ, ये एक डायमीटर, ये दूसरा डायमीटर, ये बड़ा इसका रेडियस है R, सेंटर वाला जो पॉइंट है बेटा मैं उसे C बोल रहा हूँ, जो पॉइंट बेटा इस सर्कल पर मूव कर रहा है उसको मैं P बोल रहा हूँ। सर्कल पर वो वाला पार्टिकल कहाँ पर है ये बताने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलेंगे एंगुलर पोजीशन। जैसे काइनेमेटिक्स के अंदर हम टर्म डिफाइन कर रहे थे पोजीशन। पोजीशन एक अपने आप में ऐसी फिजिकल क्वांटिटी थी जो पार्टिकल की लोकेशन बताया करती थी। इसी तरह से इस सर्कल पर लोकेशन बताने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करेंगे जिसे हम बोलेंगे एंगुलर पोजीशन। लेट्स से किसी टाइम पर आपका जो पार्टिकल है वो यहां कहीं है। बड़ा मान लीजिए कि किसी टाइम पर आपका पार्टिकल यहां कहीं है, तो ये है इसकी एंगुलर पोजीशन।
ये जो एंगुलर पोजीशन है, बट ऑफ कोर्स उसमें हम एंगल मेजर करते हैं, और इन जनरल जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग यहाँ से एंगल मेजर करते हैं, और जैसे ही हम इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं उसे हम नेगेटिव लेते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता है। बट ट्रिग्नोमेट्री में यूँ जाओगे तो पॉजिटिव, यूँ जाओगे तो नेगेटिव। तो एक तरह से इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये वाला जो एंगल है इसको हम एंगुलर पोजीशन कहेंगे। सो ये जो थीटा है, दिस इज योर एंगुलर पोजीशन। बट एंगुलर पोजीशन क्या बताएगा? पार्टिकल की लोकेशन बताएगा, किस पे? सर्कल पे। इट टेल्स लोकेशन ऑफ पार्टिकल ऑन सर्कल, कि सर्कल पर आखिर पार्टिकल है कहाँ। जैसे मान लो कि बड़ा ये वाला पॉइंट पी अगर यहाँ पर होता तो मैं बताता कि इसकी एंगुलर पोजीशन है π/2 रेडियन या 90 डिग्री। अगर ये वाला बड़ा पॉइंट पे अगर यहाँ पर होता तो मैं बोलता कि इसकी पोजीशन है पाई रेडियन या बेटा 180 डिग्री। यही वाला बेटा पी पॉइंट अगर मान लो यहाँ पर होता तो मैं बोलता कि एंगुलर पोजीशन है या तो 3π/2 या -π/2। एक ही बात है बेटा, 3π/2 बोलना और -π/2 बोलना एक ही बात है। एंटी क्लॉकवाइज आओगे तो पॉजिटिव, बेटा क्लॉकवाइज आओगे तो नेगेटिव। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में एंगल डिफाइन किए थे अपन लोगों ने, बिल्कुल वैसे के वैसे ही। ठीक है, एंगुलर पोजीशन के बारे में मैं कुछ बातें बोल दूं बेटा। यूनिट जैसे मैंने कहा डिग्री और रेडियन दोनों हो सकते हैं। SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है बेटा वो तो रेडियन है। एंगल है बेटा तो ऑब्वियस बात है इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होगी, इट विल बी डायमेंशन लेस। बेटा इसके पास किसी प्रकार की कोई डायमेंशन नहीं होगी। आगे चलते हैं बेटा। फिर हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में, बिल्कुल शुरुआत में जब काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने पोजीशन के चेंज को डिफाइन किया था डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन के चेंज को बड़ा क्या कहा था? डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से यहाँ पर एंगुलर पोजीशन के चेंज को हम नाम दे देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल देंगे बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल किसी टाइम t पर आपका पार्टिकल यहाँ पर है और किसी टाइम t प्लस डेल्टा टी टाइम पर आपका पार्टिकल की जो पोजीशन है बड़ा वो हो गई है थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो इस डेल्टा टी टाइम इंटरवल के अंदर पार्टिकल की कितनी एंगुलर पोजीशन चेंज हुई है? पहले एंगुलर पोजीशन थी थीटा, अब एंगुलर पोजीशन हो गई थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो ये जो डेल्टा थीटा पोजीशन चेंज हुई है, दिस इज नोन एज अवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस डेल्टा थीटा इज अवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। शब्दों से आइडिया लगा होगा, दिस इज सिंपली चेंज इन एंगुलर पोजीशन, बट दिस इज सिंपली चेंज इन एंगुलर पोजीशन। और बड़ा चेंज इन एंगुलर पोजीशन है तो ऑफ कोर्स बड़ा एक तरह से रेडियन में से रेडियन को माइनस किया तो यूनिट तो बड़ा क्या आएगी? रेडियन ही आएगी। आप मुझसे डायमेंशन पूछोगे तो बेटा मैं फिर से वही कहूँगा कि यार है तो एंगल ही ना, और अगर एंगल है तो इसके पास किसी प्रकार की कोई डायमेंशन तो नहीं है। मैं इसको डायमेंशन लेस कह रहा हूँ। एक बात और जो मैं एक बार तो सिर्फ और सिर्फ आपको याद करा रहा हूँ, कभी न कभी बेटा कभी न कभी इस बात को डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इसको सिर्फ और सिर्फ याद करा रहा हूँ, कभी न कभी काम आएगी तो अलग बात है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस तरह से अगर फाइनाइट हुआ, इस तरह से अगर फाइनाइट हुआ तो हम इसे स्केलर मानेंगे। हालांकि इसका जो मेन कारण है बेटा वो ये है कि ये स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करता है। जिस तरह से स्केलर्स को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, एग्जैक्टली वैसे इसको हम जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इसलिए हम इसको स्केलर कंसिडर करते हैं। अगर डेल्टा थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका फाइनाइट हुआ तो, अगर इनफाइनाइटली स्मॉल हुआ मतलब डेल्टा थीटा की जगह मैंने डी थीटा लिख दिया, तब हम इसको वेक्टर कंसिडर करेंगे। एक बार के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ याद करा रहा हूँ, और याद करने से हमारा सारा काम बन जाएगा। ऐसा नहीं कि हम कहीं कहीं अटक जाएंगे। हमारे लेवल तक की जो पढ़ाई है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ अगर इस बात को याद रख लें तब काम चल जाएगा। फिर भी कोई पूछे तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा थीटा जो है वो तो स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करता है, और जो हमारा डी थीटा है
जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो करता है, इसलिए हम इसे स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं और उसे हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। इतना याद रखने से, इतना समझने से हमारा बड़े आराम से सारा का सारा काम चल जाएगा। ठीक है, इसके पीछे अगर लॉजिक की जरूरत होती तो ऑब्वियस बात मैं बोलता भी। नेक्स्ट इज बेटा, मैं एक बार छोटा सा डी थीटा और डिफाइन कर रहा हूं बेटा। दिस इज infinitely small angular डिस्प्लेसमेंट। इनफाइनाइटली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, कारण मैंने बोल दिया बेटा क्योंकि ये वेक्टर है, इसलिए मुझे थोड़ा सा बातें इसके अंदर और एक्स्ट्रा बोलनी पड़ेंगी यार, है ना। सुनिए बेटा, आपके पास बड़ा कोई ना कोई सर्कल है इस तरह से, ठीक है, ये एक डायमीटर, ये बड़ा आपका दूसरा डायमीटर। किसी टाइम टी पर लेट्स से बड़ा, किसी टाइम टी पर लेट्स से बड़ा आपका पार्टिकल यहां कहीं था, किसी टाइम टी पर आपका पार्टिकल यहां कहीं था और इसकी एंगुलर पोजीशन थी थीटा। थोड़े से टाइम बाद, बिल्कुल थोड़े से टाइम बाद आपका पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया और आपका टाइम हो गया t प्लस डी टी। और इस छोटे से टाइम में बड़ा ऑफ कोर्स छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बड़ा है और ये आपका हो गया थीटा प्लस डी थीटा। तो इस छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर हम ये जो छोटा सा एंगल चले हैं, ये है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो ये था, हाँ बड़ा सेम ही है, मैं कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की नई डेफिनेशन थोड़ी बोल रहा हूँ कि जितनी एंगुलर पोजीशन बाद में है उसमें से इनिशियल एंगुलर पोजीशन माइनस कर दो। बस इस बार टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा है, और बहुत छोटी कोई चीज़ होती है तो उसको हम डेल्टा की बजाय डी से रिप्रेजेंट करना पसंद करते हैं। तो ये जो आपका डी थीटा है ये हमारा एक तरह से स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सारी बातें सेम है, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक स्पेशल बात ये है और वो ये है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पीछे बड़ा कारण ही है कि इट फॉलोज वेक्टर एलजेब्रा, कि ये वेक्टर एलजेब्रा को फॉलो करेगा, इसलिए बड़ा ऑफ कोर्स ये आपका वेक्टर है। सर डायरेक्शन कैसे दिखाओगे? बड़ा बिल्कुल दिखाओगे, चिंता मत करो। और ये जो डायरेक्शन मैं बता रहा हूँ मैं बहुत इत्मीनान से, बहुत ही प्यार से, समय लेके बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपको हल्की फुल्की बोरियत भी हो कि सर इतनी छोटी सी बात को इतना लंबा चौड़ा क्यों खींच रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताने वाला हूँ, इसकी जो डायरेक्शन बताने वाला हूँ, ये मान के चलो कि बहुत बार काम आने वाला है अपने। तो जो चीज़ बहुत बार काम आने वाली है, बहुत बेसिक है, वो तो बड़ा ढंग से पता होनी चाहिए। इट फॉलोज वेक्टर एलजेब्रा। तो सर इसकी डायरेक्शन कैसे बताओगे? सुनना बेटा, जैसे इस वाले सवाल में देखो तो पार्टिकल जो है वो उसका डिस्प्लेसमेंट यूं है, ऐसे यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, तो इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। भाई क्लॉक तो यूं जाती है, ये क्लॉक के अपोजिट जा रहा है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? एंटी क्लॉकवाइज। यही पार्टिकल अगर यूं आ रहा होता तो हम कहते हैं कि जिस तरफ क्लॉक जा रही है उस तरफ जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन बताने का एक तरीका तो ये है कि हम ऐसे बता सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे इस केस में पहले पार्टिकल यहां था, फिर यहां था, तो यूं जा रहा है, यूं जा रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज। और यही पार्टिकल अगर यूं आ रहा होता तो हम कहते हैं कि ये वाला पार्टिकल ऐसे आ रहा है, मतलब कैसे? क्लॉकवाइज आ रहा है। हम आम बोलचाल की भाषा के अंदर इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को लिखना मुश्किल होता है। भाई मैथमेटिक्स में कैसे लिखें? मैथमेटिक्स तो आई कैप, जे कैप, के कैप को समझती है। मैथमेटिक्स तो आई कैप, जे कैप, के कैप को समझती है। मैथमेटिक्स तो इनको नहीं समझती ना कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो मैथमेटिक्स के अंदर इसको एडजस्ट करने के लिए इन्हीं वेक्टर को लिखने की एक स्टाइल और है, और वो सुनना। अगर किसी पार्टिकल का ऐसे एंटी क्लॉकवाइज अगर डिस्प्लेसमेंट है तो अपना राइट हैंड लो। कौन सा हैंड? राइट हैंड। राइट हैंड लो और जिस तरफ आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है
उस तरफ राइट हैंड की उंगलियों को कर्ल कर दो, घुमा दो घुमा दो घुमा दो घुमा दो घुमा दो घुमा दो, जिस तरफ डायरेक्शन अंगूठे की आएगी, जिस तरफ डायरेक्शन बेटा किसकी आएगी, अंगूठे की आएगी, हम बोलेंगे कि हमारे इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन। सर ये कैसे डायरेक्शन है? सर ये तो प्लेन के बाहर है, पार्टिकल तो मूव कर रहा है प्लेन के अंदर और उसका वेक्टर आप बता रहे हो बेटा बाहर की तरफ। बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ नोटेशन करने का तरीका है, इसका ये अर्थ मत निकाल लेना कि पार्टिकल बाहर आ रहा है, बस ये दिखाने का एक तरीका है कि अगर आपका पार्टिकल इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो आप अपना राइट हैंड लेंगे और राइट हैंड लेकर पार्टिकल जिस तरफ मूव कर रहा है उस तरफ हाथ को यूं घुमाएंगे यूं घुमाएंगे यूं घुमाएंगे यूं घुमाएंगे, अंगूठा आ गया बाहर की तरफ तो आप बोलोगे कि सर डी थीटा की डायरेक्शन है ऐसे बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स। लेकिन सर पार्टिकल तो इस प्लेन में मूव कर रहा है, मैं जानता हूं कि पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ नोटेशन है, दिखाने का, समझाने का और गणित को आसान करने का तरीका है, इससे हमारा काम चल जाता है। तो आप बोलोगे कि इसमें आपका जो डी थीटा है वो इस तरह से बाहर की तरफ है, बड़ा बाहर के लिए हम ये वाला साइन लगाते हैं ऐसे टिम की टाइप, और इसको हम बोलेंगे कि ये आउटवर्ड्स है। एंटी क्लॉकवाइज बोल दो या आउटवर्ड्स बोल दो, एक ही बात है। अगर ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो बेटा आप एक तरह से बोल सकते हो कि हमारा जो डी थीटा है वो जेड एक्सिस के अलोंग है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम बोल नहीं पा रहे थे कि सर जेड है क्या है, अब बोल सकते हो कि सर ये ऐसे बाहर की तरफ है, तो अगर ये एक्स है ये वाई है तो ये प्लस जेड एक्सिस की तरफ है, के कैप की तरफ। यही हाल बेटा यहाँ पर देखो, पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे क्लॉकवाइज, राइट हैंड लो अपना खुद का, ठीक है, और फिर जिस तरफ आपका पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उस तरफ उंगलियां कर्ल कर दो, ऐसे घुमा दो घुमा दो घुमा दो, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ तो हम बोलेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है अंदर की तरफ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ है, इसका ये अर्थ नहीं कि पार्टिकल अंदर चला गया, पार्टिकल गया ऐसे ही है, गया तो यूं ही है, बस वो बताने का तरीका है। आप लोग सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ, अंदर की तरफ को हम इस तरह से क्रॉस से दिखाते हैं बेटा, इनवर्ड्स। मैं अगली बार बेटा इस तरह से आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ टिमकी और क्रॉस लगा दूंगा। क्रॉस मतलब अंदर, बेटा डॉट मतलब बाहर, अंदर की तरफ है। इस बात का अर्थ ये हुआ कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये आपका जो डी थीटा है ये नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग है, माइनस के कैप के अलोंग है। देखा, अब हम डी थीटा को भी आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में लिख सकते हैं, और यही तो हम चाहते थे। हाँ, यहां पर यह जरूर है कि बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर मोशन तो इस प्लेन में है, मोशन यू है तो बाहर की तरफ आप बता रहे हो डी थीटा, मोशन अगर यू है तो आप अंदर की तरफ बता रहे हो। ठीक है, मान ली आपकी बात। इस तरह के वेक्टर का हम एक नाम निकालेंगे, इस तरह के वेक्टर्स का हम एक नाम निकालेंगे कि दीज काइंड ऑफ वेक्टर्स आर नोन एज एक्सियल वेक्टर्स। बेटा इस तरह के स्पेशल वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर। ये नाम में एक्सियल कहां से आया, मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि मोशन तो इस प्लेन में है, लेकिन जो वेक्टर आपने डिफाइन किया वो प्लेन में नहीं किया है, इस प्लेन की एक्सिस के अलोंग किया है, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे इस बात को। अच्छा पॉइंट था, बढ़िया पॉइंट था। मेरी ऐसी उम्मीद है कि आपको सारी की सारी बात समझ में आ गई। चलिए बेटा, मैं आपको एक छोटा सा प्लेन दिखाता हूं। ये बेटा आपके पास एक XY प्लेन है जिसमें ये आपके पास X एक्सिस है, ये आपके पास बड़ा Y एक्सिस है, ये आपके पास X, ये बड़ा Y, X ऐसे Y ऐसे, तो X क्रॉस Y, Z बेटा ऐसे आएगी, तो Z एक्सिस आपके पास यूं आएगी, Z मेरे बच्चों यूं आएगी। बेटा समझ तो गए, वो 2D में थोड़ा बनाना मुश्किल था। मैं फिर से बोल दूं, X ऐसे Y ऐसे, तो X क्रॉस Y Z ऐसे। ठीक है, अब ओरिजिन को सेंटर मानते हुए कोई पार्टिकल ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है, लेट्स से, और किसी टाइम पर पार्टिकल यहां था, तो ये वाला एंगल तो था थीटा। फिर थोड़े टाइम बाद पार्टिकल पहुंच गया यहां पे, तो छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया है डी थीटा।
ठीक है, पार्टिकल जो था बेटा वो एक तरह से पहले यहाँ था, अब थोड़ा सा यूँ शिफ्ट हो गया, पहले यहाँ था थोड़ा सा यूँ शिफ्ट हो गया। तो एक तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना बेटा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, पार्टिकल जो है वो पहले यहाँ था फिर यूँ चला गया, एक्सियल वेक्टर है ये जो डी थीटा है, तो एक्सियल वेक्टर है। सर डायरेक्शन कैसे लिखोगे बेटा, लिख देंगे पहले आपका पार्टिकल यूँ था फिर यूँ चला गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इधर की तरफ, ऐसे जिस तरफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो बोलने का एक तरीका हुआ आपका पार्टिकल यूं जा रहा है, और अगर यूं जा रहा है तो राइट हैंड लीजिए, और राइट हैंड कहता है कि अगर पार्टिकल यूं जा रहा है तो राइट हैंड को ऐसे घुमा दीजिए, और जैसे ही यूं घुमाया बड़ा हमारे पास अंगूठा आ गया ऊपर की तरफ, हाँ तो हम बोलेंगे कि हमारा जो डी थीटा है उसकी डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ है। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जेड एक्सिस की तरफ आपका डी थीटा है, इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये कि पार्टिकल एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। तो आप ये कहोगे कि हमारा जो डी थीटा वेक्टर है इट विल बी अलोंग लाइक दिस, इट विल बी अलोंग लाइक दिस। और आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि डी थीटा वेक्टर इज बेसिकली डी थीटा का मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन, डायरेक्शन इज ऑफ कोर्स के कैप। यही वाला पार्टिकल अगर यूं आ रहा होता, ऐसे आ रहा होता, ऐसे, तो मैं राइट हैंड लेता, पार्टिकल जा रहा है यूं, ऐसे करता, डायरेक्शन आती है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जेड एक्सिस नहीं है, नीचे की तरफ तो माइनस जेड एक्सिस है, फिर मैं बोलता डीटा के कैप ने डीटा माइनस के कैप। तो इस तरह से हमें एक्सियल वेक्टर्स का हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन बड़ा पता होना चाहिए, ये हमारे दिमाग में थोड़ा सेट तो होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हम इस बात को तो समझ ही गए कि किस तरह से एक्सियल वेक्टर्स को लिखना है। हमने पोजीशन देखी, सॉरी एंगुलर पोजीशन देखी, हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा। अब हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। हालांकि हम डेफिनेशन जानते हैं कि जैसे काइनेमेटिक्स के अंदर सिंपल जो हमारे पास 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल काइनेमेटिक्स थी, उसकी अगर बात करें तो वहाँ पर वेलोसिटी थी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये हो जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। तो चलिए बेटा हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी, और उसमें से भी बेटा पहले मैं एक बार के लिए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन कर रहा हूं। मैं एक बार के लिए बेटा पहले एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन कर रहा हूं, जिसे हम ओमेगा एवरेज से डिफाइन करेंगे। बेटा कैसे? ओमेगा एवरेज से लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सुनेगा बच्चों, बहुत ही आसान सा काम है, कोई बहुत बड़ा ऐसा काम है नहीं, और जैसे आपने मन में सोच रखा होगा मोर और लेस वैसी इसकी डेफिनेशन है, कोई डिफरेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि बेटा आपके पास कोई पार्टिकल है, वो सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है, और किसी टाइम टी पर आपका पार्टिकल यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं, कुछ टाइम पश्चात, कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहाँ कहीं है, और इस फाइनाइट टाइम इंटरवल के अंदर उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा थीटा। एवरेज हम तब डिफाइन करते हैं जब टाइम इंटरवल थोड़ा ठीक ठाक हो, फाइनाइट हो। यहाँ से यहाँ तक हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। बड़ा व्हाट्स द चेंज इन पोजीशन? बड़ा चेंज इन पोजीशन इज ऑफ कोर्स डेल्टा थीटा। चेंज इन एंगुलर पोजीशन बोल दो या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल दो, एक ही बात है। डिवाइड बाई यहाँ से यहाँ तक लिया गया समय, बेटा यहाँ से यहाँ तक लिया गया समय इज डेल्टा टी। बिल्कुल वैसे हो गया जैसे मैंने बेटा वेलोसिटी डिफाइन की थी। वेलोसिटी हमारे पास थी चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, बेटा ये चेंज इन एंगुलर पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये है बेटा आपकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ऊपर क्या है मैं बेटा ढंग से लिख दूँ एक बार, ऊपर है एक तरीके से चेंज इन एंगुलर पोजीशन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। चेंज इन एंगुलर पोजीशन बोलिए, ये बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए, एक ही बात है। तो ऊपर मेरे पास एक तरह से आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में लिया गया समय, दिस इज टाइम टेकन। मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन तो समझ में आई गई होगी, ठीक है। मैं कुछ बातें और बोलना चाहूँगा। पहली बात, बड़ा सुनना, यूनिट सुनना।
ऊपर तो बड़ा एंगल है, नीचे टाइम है, तो यूनिट इज ऑफ कोर्स रेडियन पर सेकेंड। तो सबसे पहली बात बड़ा यूनिट दैट इज रेडियन पर सेकेंड। बेटा व्हाट विल बी द डायमेंशन? तो आप कहोगे सर ऊपर तो एंगल है, एंगल के पास तो डायमेंशन नहीं होती, लेकिन नीचे टाइम है, टाइम जब ऊपर जाएगा तो डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी टी की पावर -1। सेट। हाँ, वेक्टर या स्केलर, बड़ा आपने नोटिस कर लिया होगा कि ये तो स्केलर अपॉन स्केलर है। भाई डेल्टा थीटा तो फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, हमने फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तो स्केलर माना था, तो स्केलर अपॉन टाइम, तो बड़ा वैसे हम स्केलर मान के चल रहे हैं, तो दैट इज स्केलर अपॉन स्केलर, दैट इज ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के पास किसी प्रकार की कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होगी, कोई नहीं होगी। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूँगा, सुनना बेटा। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल को पूरा चक्कर काटने में, पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करने में, यहाँ से चलते 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 पूरा सर्कल कंप्लीट करने में टाइम लगता है लेट्स से कैपिटल टी। इस कैपिटल टी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। बड़ा क्या शब्द यूज करते हैं हम? टाइम पीरियड इज टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन में जितना समय लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे। यहां से यहां तक कोई मुझसे पूछ ले कि सर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो हम बोलेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटा यहां पर हम टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे 2 पाई। बेटा जीरो मत बोल देना, ऐसे नहीं बेटा तुम वो कहो कि सर जहां से चला था वहीं पहुंच गया, नहीं बेटा, हम यहाँ पर ये काउंट करेंगे कितना एंगल चला है। बेटा यहाँ पर जो एंगल चला है दैट इज 2 पाई डिवाइड बाई ये 2 पाई चलने में कितना समय लिया है, बेटा टाइम लिया आपने कैपिटल टी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को आप इस तरह से लिख सकते हो 2 पाई बाई कैपिटल टी, या फिर टी को आप कभी भी लिख सकते हो 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा एवरेज। जैसे आपको पसंद हो बेटा वैसे याद कर सकते हो। ये अच्छा पॉइंट है बेटा, ये अच्छा पॉइंट है, हो सके तो इसे याद रखें, इसे याद रखें। मैं यहाँ पर एक पॉइंट और बोलना चाहता हूँ, है ना, मैं उसके लिए अगला पेज पे चलता हूँ बेटा, दैट इज फ्रीक्वेंसी। मैं बेटा अभी तक पूरी डेफिनेशन पे वापस से आऊँगा, मैं एक बार एक चीज़ और बता दूँ। फ्रीक्वेंसी बताता है नंबर ऑफ चक्कर इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड के अंदर आपने कितने चक्कर कंप्लीट किए हैं। मैं एक बार लिख भी दूँ, फ्रीक्वेंसी इज number of rotations in 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड के अंदर कितने चक्कर काटे, बेटा उसे क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। सुनना, जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट के पास टाइम पीरियड है 0.2 सेकेंड, इसका मतलब उसे पूरा चक्कर काटने में 0.2 सेकेंड लगेंगे। 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने चक्कर काट लेगा? 5। तो फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला है बेटा, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 1/t। चेक कर लो बेटा, और 1/0.2। बेटा क्या 5 आ रहा है क्या? हाँ 5 ही आ रहा है। एक चक्कर 0.2 में, अगले 0.2 में एक चक्कर और, अगले 0.2 में एक चक्कर और, 0.6 हो गया। अगले 1 सेकंड में अगले 2.2 सेकंड में एक चक्कर और अगले 0.2 सेकंड में एक चक्कर और, कितने चक्कर हो गए? 5 चक्कर हो गए। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है सीधा बेटा 1/t। टी इज द टाइम पीरियड। बेटा इस फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है बेटा आपको नजर आ गई होगी बेटा, दैट विल बी सेकंड का इनवर्स। नीचे बेटा टाइम है, उसका उल्टा। सेकंड इनवर्स को हम लोग हर्ट्ज बोलेंगे बेटा, हर्ट्ज को हम एब्रीवेट करते हैं ऐसे HZ से। हालांकि इसको हम CPS भी बेटा आपको कहीं ना कहीं शीट में या DPP में या इवन JEE के किसी सवाल में आपको CPS लिखा हुआ दिख जाएगा। बेटा CPS का बहुत ही लिटरल मतलब होता है, इट इज नोन एज साइकिल्स पर सेकेंड। देखो बेटा वही तो अर्थ हो गया, कितने चक्कर हैं प्रति सेकेंड। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका अर्थ क्या है कि कितने चक्कर काटे बेटा प्रति सेकंड। मान लो किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी है 0.5, इसका मतलब 1 सेकंड के अंदर सिर्फ आधा चक्कर कंप्लीट किया उसने, पूरा चक्कर कंप्लीट हुआ 2 सेकंड लग जाएंगे उसको। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी 0.25 सेकंड, इसका मतलब 1 सेकंड में उसने सिर्फ 1/4 सर्कल ही कंप्लीट किया है, उसे पूरा सर्कल कंप्लीट करने में 4 सेकंड लग जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी बेटा आप इस तरह से याद रख सकते हो कि बेटा फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली 1/t वेयर t इज टाइम पीरियड। बेटा आगे मैं बोलता हूँ
टाइम पीरियड कैसे आएगा बेटा, टाइम पीरियड आपके पास आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई आपका ओमेगा एवरेज, ठीक है बेटा, या फिर ओमेगा एवरेज इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाई आपको कितना समय लगा है। फ्रीक्वेंसी की रही बात तो बेटा फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 1/t। इतनी सारी बातें मैंने आपको याद कराई है एक बार ओमेगा एवरेज को लेके। हाँ बेटा, मैं एक बात बोलना ज़रूर भूल गया कि जो ओमेगा एवरेज है बेटा, ये जितनी भी एवरेज क्वांटिटीज़ होती हैं ये किन के लिए डिफाइंड होती हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल या फिर फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए। ऑफ कोर्स बेटा फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए तो आप कह सकते हो कि इट इज़ डिफाइंड फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल। ये बेटा फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन है। इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए तो हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, चलो बच्चों सवाल, फाइंड एवरेज angular velocity of second hand minute hand and hour hand of a clock। बेटा किसी क्लॉक के सेकंड हैंड की एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, मिनट हैंड की क्या होगी और आवर हैंड की क्या होगी, ये मुझसे पूछा है। कर देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बेटा सेकंड हैंड की करते हैं। सेकंड हैंड की अगर तुमने मुझसे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछी, बेटा जरा सोचो, सेकंड हैंड को पूरा का पूरा 2 पाई चलने में 1 मिनट लगता है। बेटा पता तो है ना, सेकंड हैंड जो घड़ी का सेकंड हैंड होता है बेटा, उसे पूरा पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है? 60 सेकंड लगते हैं, 1 मिनट लगता है। तो आप कहोगे सर दैट इज 2 पाई रेडियन पर मिनट, ये आंसर है। लेकिन बेटा आंसर हम लोग SI यूनिट में छोड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड्स। तो आंसर कम्स आउट टू बी पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। चलो बच्चों मिनट हैंड, बेटा मिनट हैंड थोड़ा सा सेकेंड हैंड से तो स्लोअर है, उसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी अभी निकालते बेटा। क्लॉक के अंदर जो मिनट का हैंड है उसे पूरा का पूरा चक्कर काटने में समय लगता है 1 घंटा, 1 आवर। तो लिख दिया बेटा दैट इज 2 पाई एंगल चलना है और ये एंगल चलने में समय कितना लगा आपको? 1 आवर। ये आपका आंसर है। लेकिन हमारी आदत है हर सवाल को SI यूनिट में छोड़ने की, तो आप ऐसे तो छोड़ोगे नहीं, आप कहोगे सर मैं इसे लिखूंगा दैट इज 2 पाई रेडियन डिवाइड बाई 3600 सेकेंड्स। द आंसर कम्स आउट टू बी पाई अपॉन 1800 रेडियन पर सेकेंड। फेयर इनफ। लास्ट, मुझसे आवर हैंड का ओमेगा पूछा है। आवर हैंड का ओमेगा, बेटा आवर हैंड को तो पूरा चक्कर काटने में 12 घंटे लगते हैं। भाई एक दिन में आवर हैंड हमारा पूरा 2 चक्कर काट लेता है, 12 बजे से 12 बजे, फिर 12 बजे से 12 बजे। तो बड़ा मेरे ख्याल से एक चक्कर काटने में कितने घंटे लगते हैं? 12 घंटे लगते हैं। आप कह सकते हो कि दैट विल बी 2 पाई रेडियन चक्कर काटने में टाइम लगता है 12 आवर्स। वैसे तो खैर ये भी सही है, हमें थोड़ा सा कन्वर्ट करना चाहिए सेकंड्स के अंदर। दैट इज 2 पाई रेडियन डिवाइड बाई 12 इंटू 60 सेकेंड्स। ये हमारी आ गई है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी किसकी? आवर हैंड की। ठीक है बच्चा, बढ़िया, मजा आ रही है बनना। चलो एक और सवाल, थोड़ा सा बोर कर रहा हूँ, बट मैंने बेटा पहले बोल दिया कि मैं काइनेमेटिक्स में हल्का सा बोर करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे थोड़े स्लो समझते हैं, क्योंकि
क्योंकि अभी तक उनको आदत क्या थी, चीज़ें लीनियर लिखने की। अब पहली बार चीज़ें एंगल में घूमने लगी तो हल्का सा उनको रेजिस्टेंस रहता है, तो उस रेजिस्टेंस को दूर करने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, आपको हल्की सी बोरियत हो तो आप थोड़ा सा इसको आगे चला सकते हो बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सवाल सुनिए बेटा, फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ्स और रोटेशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। खुद की एक्सिस के अबाउट अर्थ जो घूमता है उसका ओमेगा निकालो। चलो बच्चों सोचते हैं, मेरे ख्याल से तो आसान सा काम है बेटा। ये रही बेटा आपकी अर्थ। हम जानते हैं कि रफली नॉर्थ साउथ की जो लाइन है उसके अबाउट अर्थ यू घूमता है किसी न किसी ओमेगा से, और पूरा चक्कर काटने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। अपनी एक्सिस के अबाउट घूमने में अर्थ को टाइम लगता है 24 आवर्स। कितने लगते हैं? 24 आवर्स। तो आप बोलोगे सर अर्थ की एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो गई है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो गई, कितनी हो गई है मेरे प्यारे वाले बच्चों? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है 2 पाई रेडियन एंगल ट्रेवल किया है कितने टाइम के अंदर? 24 घंटे में। तो आंसर कम्स आउट टू बी 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाई, ओ सॉरी बेटा 2 पाई लिखना था, 2 पाई रेडियन डिवाइड बाई 24 इंटू 60 ये मेरा आंसर, ये बेटा मेरा आंसर है। चलो ऐसा ही एक फर्जी सवाल और, ठीक है, दैट इज फाइंड एवरेज angular velocity of earth for its revolution about sun। सन के अराउंड जो ये रिवॉल्व कर रही है, ये रहा बेटा सन, और सन के अबाउट बेटा अर्थ जो है वो ऐसे घूम रही है। मुझे इस बार अर्थ के इस घूमने का ओमेगा निकालना है। अर्थ का अपनी एक्सिस के अबाउट तो मैंने निकाल लिया, अब मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो अर्थ सन के अबाउट घूम रही है इसका ओमेगा बताओ। ये सर्कुलर मोशन अलग है, वो सर्कुलर मोशन अलग था, मुझे इसका ओमेगा निकालना है। निकाल लेंगे यार। पूरा चक्कर काटने में, सन के अराउंड पूरा का पूरा चक्कर काटने में समय कितना लगता है वो हमें पता होना चाहिए। बच्चे बोलेंगे हाँ सर 365 दिन के आसपास होते हैं। हाँ बेटा मेरे ख्याल से 365 दिन और 6 घंटे के आसपास का समय शायद होता होगा, अगर हम थोड़ा सा एक्यूरेट जाएँ तो। थोड़ा सा अगर एक्यूरेट जाएँ तो हल्का सा ऐसा होता। तो आप कह सकते हो कि सर आंसर विल बी 2 पाई रेडियन डिवाइड बाई टाइम। टाइम इज 365.25 डेज। सर अभी तो 6 घंटे बोल रहे थे। अरे 6 घंटे टोटल पूरे दिन के अंदर तो 24 घंटे होते हैं, तो 6 घंटे बेटा रफली उसका 0.25 तो होगा। तो आंसर कम्स आउट टू बी 2 पाई रेडियन डिवाइड बाई बेटा SI यूनिट में करना है 365.25। इतने डेज हैं, एक दिन में 24 घंटे हैं, हर घंटे में 60 मिनट है और हर मिनट में 60 सेकंड है। ये लो बेटा आपका आंसर आ गया रेडियन पर सेकंड में, सिर्फ मल्टीप्लाई करना बचा है, कर लेना, ठीक है। ये अर्थ का ओमेगा है सन के अराउंड रिवॉल्व करने का। आई होप बेटा समझ में हो गया, आ गया होगा। आगे चलते हैं, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी या फिर सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी। सुनना बेटा, मान लीजिए किसी टाइम पर आपका जो पार्टिकल है वो यहाँ कहीं है, किसी टाइम t पर बेटा आपका पार्टिकल यहाँ कहीं है, और इस टाइम पर इसकी एंगुलर पोजीशन जो है वो लेट से थीटा है। थोड़े टाइम बाद आपका जो पार्टिकल है बेटा ये चलते 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 यहाँ पहुँच गया। पहले बेटा आपका पार्टिकल p यहाँ था, अब आपका पार्टिकल p इसी सर्कल पर यहाँ पहुँच गया। नई वाली जो एंगुलर पोजीशन है वो है थीटा प्लस डी थीटा।
इसका मतलब इस छोटे से टाइम के अंदर ये छोटा सा एंगल ट्रेवल किया है, दिस छोटा सा एंगल इज डी थीटा। इस एंगल को ट्रेवल करने में टाइम भी बहुत कम लगा है और नया वाला टाइम है टी प्लस डी टी, मतलब कि टी टाइम पर तो थीटा पर था और टी प्लस डी टी टाइम पर थीटा प्लस डीटा पे था। तो छोटे से टाइम इंटरवल डी टी के अंदर छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया डी थीटा। तो हम कहेंगे कि इस टाइम पर जो आपकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है या फिर एंगुलर वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट है, इट इज सिंपली डिफाइंड एज डी थीटा अपॉन डी टी, इज डिफाइंड एज डी थीटा अपॉन डी टी, जिसमें से हम जानते हैं कि डी थीटा हमारा एक्सियल वेक्टर है, इसलिए ओमेगा भी हमारा एक्सियल वेक्टर ही आएगा। इस ओमेगा के बारे में और बहुत सारी बातें बोलेंगे, खास तौर से डायरेक्शन को लेकर बहुत सारी बातें बोलेंगे। पहले एक बार जो नॉर्मल बातें हैं वो सारे लिख लेते हैं। सबसे पहली बात बेटा, एंगल पर यूनिट टाइम, तो यूनिट तो हम जानते हैं कि इट विल बी रेडियन पर सेकेंड। रही बात बेटा डायमेंशन की, तो ऊपर तो एंगल है, वो तो डायमेंशनलेस है, नीचे टाइम है, उसके डायमेंशन बेटा टी है, वो ऊपर गया तो टी की पावर -1। आगे चलते हैं, ये वेक्टर है या नहीं है? बिल्कुल ऑफ कोर्स बेटा ये वेक्टर है, क्योंकि डी थीटा भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इस तरह के वेक्टर को हम एक स्पेशल नाम देते हैं बेटा, दीज काइंड ऑफ वेक्टर्स आर नोन एज एक्सियल वेक्टर। जिस तरफ आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसी तरफ आपकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ही होंगे। हालांकि हम उनको मैथमेटिकली कैसे लिखना पसंद करते हैं, अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हैं तो हम बोलते हैं बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज है तो हम बोलते हैं ऐसे अंदर की तरफ। दीज काइंड ऑफ वेक्टर्स आर नोन एज, वी हैव ए नेम फॉर इट बट दैट इज एक्सियल वेक्टर्स, बट दिस इज आवर एक्सियल वेक्टर। ऑब्वियस बात है कि बेटा आपकी जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है ये लंबे टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन नहीं है, इट इज डिफाइंड एट एन इंस्टेंट, किसी न किसी इंस्टेंट के लिए डिफाइंड है। ठीक है, बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल, डी टाइम इंटरवल के लिए डिफाइंड है, किसी इंस्टेंट के लिए डिफाइंड है। चलिए बच्चों एक बात सुनिएगा, मान लीजिए मैं दो केस ले रहा हूं बेटा। मान लीजिए बेटा पहले वाले केस में तो पहले पार्टिकल यहां था और थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो पार्टिकल गया ऐसे, पार्टिकल गया ऐसे, कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है बेटा बोलना, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप बोलोगे डी थीटा है एंटी क्लॉकवाइज। बेटा डी थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका ओमेगा भी है एंटी क्लॉकवाइज, तो आप बोलोगे सर ओमेगा की जो डायरेक्शन है दैट इज बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज। इसी ओमेगा की डायरेक्शन को बोलने का एक स्टाइल और है, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंटी क्लॉकवाइज है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, तो अपने राइट हैंड को लीजिए और राइट हैंड की बेटा उसको इस तरह से कर्ल कर दीजिए, अंगूठा आ गया है बाहर की तरफ, तो आप बोलोगे सर एंगुलर वेलोसिटी है बाहर की तरफ। तो आप बोलोगे इसको एक तरीका और है बोलने का, दैट इज आउटवर्ड्स। तो फिर से बोल दो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज बोलना और बाहर की तरफ बोलना एक ही बात। ठीक, इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज है, मतलब पहले पार्टिकल यहाँ था फिर पार्टिकल यहाँ पहुँच गया और थोड़ा सा मान लीजिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे आ गया डी थीटा, तो ये डी थीटा तो आपका क्लॉकवाइज है, और अगर डी थीटा क्लॉकवाइज है तो ओमेगा भी क्लॉकवाइज है। इस बार जो ओमेगा है बेटा दैट इज क्लॉकवाइज, दैट इज क्लॉकवाइज। इसी क्लॉकवाइज को बोलने का एक तरीका और है, क्या? क्लॉकवाइज बोल दीजिए या फिर ऐसे ऐसे ऐसे। बेटा जिस तरफ जा रहा है ऐसे क्लॉकवाइज, अपने राइट हैंड को लीजिए और उसकी बेटा पाम को इस तरह से रोटेट कर दीजिए, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ, तो हम बोल देंगे कि आपका जो ओमेगा है वो है इनवर्ड्स, वो है इनवर्ड्स। इनवर्ड्स को बेटा हम ऐसे क्रॉस से भी दिखाते हैं, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज बोलना और क्रॉस बोलना एक ही बात है, ऐसे डिफरेंट नहीं है। तो ओमेगा की डायरेक्शन बेटा वही है जो आपकी डी थीटा की डायरेक्शन है। ओमेगा एवरेज आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं था, लेकिन बेटा ये ओमेगा इंस्टेंटेनियस आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलना पसंद हो, आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो, और अगर आप चाहो तो बेटा ऐसे इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स भी बोल सकते हो, टोटली आपकी मर्जी है। ठीक, समझिए बेटा इस एंगुलर वेलोसिटी को, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को। नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन
उस एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर भी मैं दो टर्म्स डिवाइड करूंगा, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। नेक्स्ट इज एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। जिस तरह से हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के अंदर पहले बड़ा पोजीशन पढ़ी, यहाँ हमने एंगुलर पोजीशन पढ़ी, वहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, यहाँ हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वहाँ हमने फिर वेलोसिटी पढ़ी, तो बेटा हमने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन भी दो तरह की, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। एवरेज जो होगा वो फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होगा, और इंस्टेंटेनियस जो होगा वो ऑफ कोर्स किसी इंस्टेंट के लिए डिफाइन होगा। करते हैं, सोचते हैं बेटा, सुनिएगा बेटा। ये आपके पास कोई पार्टिकल है, वो सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है बेटा, वो इस तरह से सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है, और इस तरह से मूव कर रहा है कि किसी टाइम टी पर बेटा यहां कहीं था, किसी टाइम टी पर यहां कहीं था, और उसके पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा इनिशियल। थोड़े टाइम बाद बेटा आपका पार्टिकल चलते चलते यहां पहुंच गया, बेटा थोड़े टाइम बाद आपका पार्टिकल चलते चलते यहां पहुंच गया। टाइम हो चुका है t प्लस डेल्टा टी, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होकर हो गई है ओमेगा फाइनल, लेट्स से। तो इस छोटे से सॉरी बेटा इस टाइम इंटरवल के अंदर आपने नोटिस किया कि पार्टिकल का ओमेगा चेंज हो रहा है, और अगर ओमेगा चेंज हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये जो टाइम इंटरवल है ये बेटा फाइनाइट है, इनफाइनाइटली स्मॉल नहीं है, इसलिए हम इसे इंस्टेंटेनियस की बजाय एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। इस एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा एवरेज से रिप्रेजेंट करेंगे। अल्फा विल बी बेटा बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने की रेट। तो ऊपर तो लिख दूंगा मैं चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाई एंगुलर वेलोसिटी को चेंज होने में समय कितना लगा। पहले टाइम था t, फिर टाइम हो गया t प्लस डेल्टा टी। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज ऑब्वियसली ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन बेटा ऑफ कोर्स टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल तो आपका डेल्टा टी है। बेटा वेक्टर में से वेक्टर जाएगा तो वेक्टर ही आएगा, वेक्टर डिवाइड बाय टाइम हमेशा क्या आएगा? वेक्टर आएगा। टाइम इंटरवल हमेशा पॉजिटिव होगी, तो आप ऐसा कह सकते हो कि हमारा जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो हमेशा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की तरफ होगा। बिल्कुल वैसे जैसे एवरेज एक्सेलरेशन किस तरफ होता था? चेंज इन वेलोसिटी की तरफ, उसी तरह से आपका एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की तरफ होगा। देख लेंगे, ऐसे कोई बहुत बड़ा काम है नहीं। ठीक, सुनना बेटा, यहां से जो कोई बात समझ में आती है बेटा वो सारे लिखते हैं। सबसे पहली बात बेटा, इट इज डिफाइंड फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल। ऑब्वियस बात है बेटा, ठीक है। दूसरी बात यूनिट, बेटा देखना ऊपर एंगुलर वेलोसिटी का चेंज है, बेटा एंगुलर वेलोसिटी में से एंगुलर वेलोसिटी माइनस करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी, तो ऊपर तो बेटा आ गया मेरे पास रेडियन पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम। टाइम बेटा खुद किस में है? सेकंड, तो मेरे पास ये यूनिट आ गई है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मैं आपसे पूछूं कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो ऊपर तो बड़ा एंगल है तो वो तो डायमेंशन लेस है, नीचे है टाइम का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर ऊपर गया तो टी की पावर -2। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए कभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ, सर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? बेटा तुम भी तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है ये। जैसे काइनेमेटिक्स के अंदर हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते थे तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट है इसका मतलब इनिशियल ओमेगा और फाइनल ओमेगा तो सेम है, तब इसका मतलब किसी प्रकार का कोई एवरेज एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो आप कह सकते हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर
आपकी एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, तो कोई चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आएगा ही नहीं, तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन जो है प्यारे बच्चों वो 0 आएगा। एवरेज एक्सेलरेशन आपका 0 है। यहाँ तक बेटा मेरे ख्याल से सारी सारी बातें समझ में आपके आई गई होंगी। ये बेटा आपका एवरेज एक्सेल बड़ा यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर आपका एवरेज एक्सेलरेशन तो 0 आएगा। बेटा कांस्टेंट ओमेगा से घूमते जाओगे तो किसी प्रकार का कोई एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आएगा। आई होप इट्स ओके। अच्छा बेटा ये वेक्टर है या स्केलर है? बेटा बता दिया, वेक्टर अपॉन स्केलर इज गोइंग टू बी ए वेक्टर। बेटा वेक्टर तो है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? इसकी डायरेक्शन होगी, देखो डेल्टा टी तो हमेशा पॉजिटिव है, तो जिस तरफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है उसी तरफ आपका एवरेज एक्सेलरेशन है। जैसे जिस तरफ चेंज इन वेलोसिटी हुआ करती थी उस तरफ एक्सेलरेशन हुआ करता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां था वैसे यहां है। यहां पर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की तरफ आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है। लिख देना बेटा इसके लिए आप, डायरेक्शन along change in एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में जिस तरफ चेंज होगा उसी तरफ आपका एवरेज एक्सेलरेशन भी होगा। चलो बड़ा अच्छी बात है। तो अच्छा, लेकिन हमारे जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो तो एक्सियल वेक्टर थी, तो उसका चेंज भी बड़ा एक्सियल वेक्टर होगा, तो इसका मतलब ये भी आपका एक्सियल वेक्टर ही होगा। तो आप कह सकते हो कि इट इज ऑल्सो एक्सियल वेक्टर। बेटा एक्सियल वेक्टर का अर्थ तो आपको पता है ना कि जिस प्लेन के अंदर सर्कुलर मोशन है ना, ये सारे के सारे वेक्टर उस प्लेन के अंदर नहीं होते, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। वैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो, लेकिन हम उनको बड़ा ऐसे अंदर की तरफ और बाहर की तरफ बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स उसमें थोड़ी सी आसान हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ी बहुत एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की कहानी थी। आई रियली होप बेटा आप सारी की सारी कहानी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं बेटा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। जैसे हमने एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन किया, इस पे बड़ा एक मैं आपसे एक दो छोटे छोटे सवाल पूछ लेता हूँ। चलो बाद में पूछ लेंगे, एक बार मैं है ना इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी डिफाइन करता हूँ, फिर बाद में पूछ लेते हैं। सॉरी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज instantaneous angular एक्सेलरेशन। बेटा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन बोल दो या सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन बोल दो, एक ही बात है। चलिए बच्चों इसको भी हम अल्फा लिख लेते हैं। चलिए बेटा छोटा सा काम है, बहुत भारी काम है नहीं। ये बड़ा कोई सर्कल है, इस सर्कल के अलोंग कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। किसी टाइम टी पर पार्टिकल यहां कहीं है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, और इसके पास बड़ा कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। टाइम है बड़ा टी। थोड़े टाइम बाद ये वाला पार्टिकल चलते चलते बड़ा यहां कहीं पहुंच गया। अब इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा प्लस डी ओमेगा, कहने का मतलब ओमेगा से हल्का सा चेंज। ठीक, और इतने टाइम के अंदर छोटा सा एंगल भी ट्रेवल हो गया, लेट्स से डी थीटा, और नया टाइम आ चुका है टी प्लस डी टी। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर इस इंस्टेंट पर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, तो बेटा डेफिनेशन तो वही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी लिखूंगा, नीचे टाइम लिखूंगा। बस इस बार आपकी एंगुलर वेलोसिटी का चेंज भी छोटा है, टाइम भी बहुत छोटा है, उनका रेशियो कुछ ना कुछ आ जाएगा, उसे हम हमारी इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन बोल देंगे। बेटा सबसे पहली बात मैं बोल दूं कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इट इज बड़ा बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये बड़ा सिर्फ और सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने की रेट है। मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बड़ा यहां से यहां तक चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, पहले एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, बड़ा बाद में ओमेगा प्लस डी ओमेगा है, तो मैं बोलूंगा दैट इज
फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइड बाय उसमें लिया गया समय, बड़ा उसमें लिया गया समय। ये आपके पास, अच्छा बेटा ये वेक्टर होगा तो बेटा ये भी आपका वेक्टर होगा। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है तो बेटा अल्फा भी आपका वेक्टर है। ये अपने आप एक वेक्टर है। अगेन बेटा कैसा वेक्टर है? इट इज अगेन योर एक्सियल वेक्टर। मैं इसकी बातों पर बड़ा वापस से आऊँगा, क्या डायरेक्शन वगैरह सब कुछ, बट बाकी यूनिट वगैरह आप समझ ही गए होंगे, रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा बड़ा कितना होता है? रेडियन पर सेकेंड डिवाइड बाई एक बार और सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रही बात बेटा डायमेंशन की, तो ऊपर रेडियन तो डायमेंशन लेस है, सेकेंड है बेटा टी, टी की पावर -2। ठीक है बेटा, ये हम डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एट एन इंस्टेंट। ये बेटा किसी न किसी इंस्टेंट पर डिफाइंड है, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए डिफाइंड है। दूसरे शब्दों में आप ऐसा कह सकते हो कि इट इज डिफाइंड फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है बच्चों, अब मैं यहां पर दो तीन बड़ा एक स्पेशल केस ले रहा हूं। देखो, अगर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी के पैरेलल हुआ, बिल्कुल वैसे जैसे जिस तरफ वेलोसिटी है उसी तरफ आपका एक्सेलरेशन हुआ, तो बड़ा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड बढ़ती थी, तो बड़ा वैसे यहां पर भी स्पीड बढ़ेगी, एंगुलर स्पीड बढ़ेगी या एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एंगुलर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ये आपका इंक्रीज होगा। अगर आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो एंगुलर वेलोसिटी की तरफ ना होकर उसके अपोजिट हो, बेटा साइन अपोजिट का है, तो ऐसे केस में बिल्कुल वैसे ही जैसे वेलोसिटी आगे की तरफ है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो वो लगातार वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड यानी स्पीड को घटाया करती थी। तो बड़ा ये भी एक तरह से हमारी इस एंगुलर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको लगातार डिक्रीज करेगी, उसको लगातार कम करेगी। ठीक है बच्चों, जैसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, मान लो बेटा कि एंगुलर वेलोसिटी जो है ना वो ऐसे क्लॉकवाइज है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी बेटा मान लो क्लॉकवाइज है, तो ऐसे केस में तो आपका ओमेगा बढ़ेगा। सर मैंने उल्टा बोल दिया बेटा, ओमेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज है और अल्फा भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ओमेगा बढ़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका ओमेगा जो है ना वो तो एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन आपका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो उसके अपोजिट है, तो उस केस में लगातार ओमेगा की वैल्यू घटेगी। उस टाइम ओमेगा की वैल्यू लगातार घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है बच्चों, अच्छा पॉइंट है, प्लीज इसको याद करें। एक बात और बेटा, हमारे पास अल्फा का फॉर्मूला आया है डी ओमेगा बाई डी टी। एक काम करो बेटा, इस पूरी इक्वेशन को डी थीटा अपॉन डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। सर ऐसी हरकतें हमसे क्यों करवा रहे हो? बड़ा अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा इज इक्वल्स टू, बटा इस डी टी को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। बेटा इस डी थीटा अपॉन डी टी को तो हम जानते हैं, दिस इज अवर ओमेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजिशन। बेटा मेरे पास आ गया अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ये मेरे पास अल्फा के दो फॉर्मूले आ गए। बेटा याद करो, अल्फा के मेरे पास दो फॉर्मूले आ गए, एक फॉर्मूला आ गया है डी ओमेगा बाई डी टी और दूसरा हो गया ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ऐसे फॉर्मूले हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर भी थे। याद कीजिए बेटा, आपके पास एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला हुआ करता था डी वी बाई डी टी, ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल इसके जैसा था, बिल्कुल इसके जैसा था। और इसी एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और हुआ करता था वी डी वी बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला बेटा बिल्कुल इसके जैसा हो गया। सिर्फ इतना सा तो फर्क है, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर बेटा डी थीटा है, यहाँ पर डी एक्स है। थीटा बेटा मेरे ख्याल से एंगुलर पोजीशन है, एक्स बेटा आपकी पोजीशन है। मेरे ख्याल से बेटा, मेरे ख्याल से फॉर्मूले तो मोर और लेस वैसे के वैसे ही आ रहे हैं। सर कब ये वाला यूज़ करेंगे और कब ये वाला यूज़ करेंगे? बड़ा एक्सपीरियंस से पता लग जाएगा।
हालांकि इस तरह का एक्सपीरियंस हम लोग काइनेमेटिक्स में पहले भी देख चुके हैं। जब ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो तो ये यूज़ कर लो, ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दे रखा हो तो ये यूज़ कर लो। हमें पहले से हल्का फुल्का आइडिया तो है, बाकी हम एक दो सवाल और कर लेंगे, उसमें और आइडिया भी लग जाएगा। ठीक है, आई होप इट्स ओके। चलिए बेटा, एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल करते हैं। एक पार्टिकल है बेटा, सर्कल के लॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है, और किसी भी टाइम पर उसकी एंगुलर पोजीशन मुझे दे रखी है। मैं सवाल में बेटा किसी भी टाइम पर उसकी एंगुलर पोजीशन दे रखी है, थीटा इज इक्वल्स टू 5t² -3d + 2 रेडियन। किसी भी टाइम पर बेटा उसकी एंगुलर पोजीशन ये है। ठीक, अब मैं आपसे ऐसे 2-4 छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, आराम आराम से, इत्मीनान से करना, कोई जल्दबाजी अपन को नहीं है। पहला सवाल, व्हाट इज एंगुलर पोजीशन एट t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड। बेटा t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर कहाँ पर है? तो बेटा t 0 रख दो, 0 0 गायब, सिर्फ 2 रेडियन। इसका मतलब पार्टिकल कहीं 2 रेडियन के आसपास शुरुआत में है, मतलब 0 पर नहीं है, 2 रेडियन पर है शुरुआत में, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब 0 सेकेंड पर पार्टिकल जो है वो 2 रेडियन पर है। अच्छी बात है बेटा, ये सारा सवाल में जो है ना वो सारे सारे में डेफिनेशंस आपको सिखाएंगे ना, उनका रिवीजन कराने के लिए कर रहा हूँ। ठीक, अगला सवाल, दूसरा सवाल बेटा, व्हाट इज एंगुलर पोजीशन एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। बेटा t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर उसकी एंगुलर पोजीशन क्या है? कोई दिक्कत नहीं बेटा, t को 5 रख दो। 5 × 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 125। 5 × 3 कितना हो गया? 15। 125 में से बेटा 15 गया 110। 110 और बेटा 2 कितना हो गया? 112। बेटा इसका मतलब एंगुलर पोजीशन है 112 रेडियन। बेटा 112 रेडियन तुम समझे ना, ऐसे कुछ खूब सारे चक्कर काट लिए होंगे, एक चक्कर में 2π रेडियन, ऐसे करते करते बेटा उसकी पोजीशन 112 रेडियन है। अगला सवाल, फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन time interval t is equals to 0 to t is equals to 5 सेकेंड। बेटा t is equals to 0 से लेकर t is equals to 5 सेकेंड तक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बताओ। हालांकि मैंने अगर एवरेज ना लिखा हो तो तब भी तुम एवरेज निकाल देते हैं, क्योंकि मैंने आपके यहाँ पर टाइम इंटरवल दे रखा है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत ही क्लियर सा था बेटा, क्या था? फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन, ऑफ कोर्स बेटा डिवाइड बाय टाइम टेक। बेटा बताओ, 5 सेकंड पर एंगुलर पोजीशन ये है, 0 सेकंड पर एंगुलर पोजीशन ये है, तो बेटा इन 5 सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? दिस माइनस दिस, दैट कम्स आउट टू बी 112 - 2 रेडियन डिवाइड बाई ये 110 रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये 110 रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होने में टाइम कितना लगा है? 5 सेकंड। बस बेटा आंसर आ गया आपके पास। कितना आंसर आ गया बेटा? 22 रेडियन पर सेकेंड। जितनी सारी डेफिनेशन लिखी ना बेटा, सबका रिवीजन हो जाएगा, अभी सबके सवाल हो जाएंगे एक साथ, है। आगे चलिए बेटा, अगला सवाल पूछ रहा हूँ बेटा, तीसरा तो हो गया। चौथा सवाल, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट एनी टाइम t। किसी भी टाइम t पर एंगुलर वेलोसिटी बताओ। अब जब उसने बोल दिया किसी भी टाइम t पर बताओ, तो इसका मतलब हमसे वो क्या पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के हम डेफिनेशन जानते हैं बेटा, दैट इज ऑफ कोर्स d θ/dt। बेटा करना जरा डिफरेंशिएट। बेटा 5 तो ठीक है, t² का डिफरेंशिएशन आएगा 2t, तो 5 × 2t
-3 को बेटा बाहर निकाल लो, t का डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में कितना आएगा 1, 2 बेटा कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल आएगा 0, दैट कम्स आउट टू बी 10t - 3। यूनिट बेटा आप लोग जानते हो दैट इज रेडियन पर सेकेंड। ये आपके पास आ गई किसी भी टाइम पर आपकी एंगुलर वेलोसिटी, किसी भी टाइम पर आपकी एंगुलर वेलोसिटी ये बढ़िया बेटा। अब मैं इसी में आपसे अगला सवाल पूछ रहा हूँ बेटा, 5वां। अच्छा मैं आपसे पूछूं 2 सेकंड पर एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, t को 2 रख दो, 10 सेकंड पे कितनी है, t को बेटा 10 रख दो, बड़े आराम से आएगी। अगला सवाल है बेटा, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t। बेटा किसी भी टाइम t पर एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ। तो ज़्यादा सोचना क्या है बेटा, इसका मतलब अगेन हमसे इंस्टेंटेनियस पूछा है बेटा, दैट इज डी ओमेगा बाई डी टी। इस एक्सप्रेशन को एक बार डिफरेंशिएट और कर दो बेटा, 10 को तो बाहर निकाल लो, t का डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में 1, -3 बेटा कॉन्स्टेंट है उसका डिफरेंशियल 0 बेटा, दैट कम्स आउट विद 10। यूनिट क्या आएगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा हमारा कांस्टेंट आ गया, अल्फा हमारा कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब ये एक तरह से कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन वाला मोशन। हालांकि अगर इस सवाल में एवरेज पूछते ना तब भी इतना ही आता, क्योंकि अल्फा है ही कांस्टेंट तो एवरेज भी इतना ही आता। जैसे मान लो कोई मुझसे पूछ ले कि सर 0 से लेकर 5 सेकंड तक एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होता, तो पहले मैं 5 सेकंड पर ओमेगा निकालता, 0 सेकंड पर ओमेगा निकालता, फिर ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन 5 करता, तब बड़ा मेरा अल्फा आ जाता। वो अलग बात है बेटा, उस अल्फा की वैल्यू भी 10 ही आती है। क्यों? क्योंकि पूरे रास्ते अल्फा है ही कांस्टेंट, तो इंस्टेंटेनियस अल्फा और आपका जो एवरेज अल्फा है दोनों सेम आएंगे। हमेशा सेम आए जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका अल्फा कांस्टेंट है उस केस में सेम आएगा। अदरवाइज निकालना तो आप समझिए कि अल्फा एवरेज इज ऑफ कोर्स ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम टेकन।